आज अपने को पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों को जान लेना चाहिए ये देखते हैं। सबसे पहले अपने को जानना चाहिए फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब तक कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे तो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए पुराने बॉन्ड का टूटना, उसके बाद नए बॉन्ड का बनना, यही केमिकल रिएक्शन होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन यानी कि ब्रेकिंग जरूरी है। जब कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो इसको ब्रेक करने के लिए कौन से रिएजेंट की जरूरत होती है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट। तो यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। आप पेज नंबर फर्स्ट पर आप देख सकते हैं और सेकंड पर ये कंप्लीट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। या आप यहां पर लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेचर क्या है, क्योंकि उसके नेचर के हिसाब से ही यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। और जब कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाता है तब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। और सबसे लास्ट में जब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आप पढ़ लेते हैं, ये पूरी बात समझ में आ जाती है, तो अपने को यहां पर पढ़ना होता है नेम रिएक्शन। क्योंकि जब तक कि ये ऊपर के 3 पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो नेम रिएक्शन क्लियर नहीं होगा, और नेम रिएक्शन क्लियर नहीं होगा तो ना तो आपसे कन्वर्जन हो पाएगा, ना तो आप प्रिपरेशन लिख पाएंगे, और ना ही आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहां पर फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से। यहां पर आराम से देखते चलिए, फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोलेसिस और एक होता है हेटेरोलेसिस। क्योंकि लेसिस का मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस आप यहां पर लिखेंगे। होमोलाइसिस अपने नोट्स को जरूर देखते चलें, और नंबर 2 में हेटेरोलाइसिस। जहां भी लेसिस लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है ब्रेक हो जाना। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा फोटोलाइसिस, लाइट के कारण टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटना, हाइड्रोलाइसिस, वाटर के कारण टूटना। तो लाइसिस का मतलब होता है
कि किसके कारण क्या टूट रहा है। तो होमोलाइसिस का मतलब हुआ कि बराबर भाग में टूट जाना, और हेट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो अब इक्वल पार्ट में यहां पर डिवाइड क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं होमोलाइसिस। मान लीजिए कि अपने पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, आपने यहां पर Cl2 को इस तरीके से लिखा, तो यहां पर जो मैंने सिंगल बॉन्ड शो किया है, तो आप जानते हैं कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है इसका मतलब होता है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन गए। जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटॉम के और 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों अनपेयर्ड हैं, ये इस तरीके से शेयर करते हैं। तो यहां पर यदि मैंने सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है तो इट मींस कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, और यहां पर होमोलाइसिस हो रहा है, यानी कि बराबर बंटवारा होना है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। यहां पर मैंने हाफ फिश एरो दिखाया है। हाफ फिश एरो का मतलब कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इनकेस यदि मैं कहीं पर इस तरीके से लिख दूं तो इसे फुल फिश एरो कहा जाता है, और इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ये चीज हम लोग हेट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो ये होमोलाइसिस होता है इसका कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन में होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस होने के लिए या तो हाई एनर्जी चाहिए, या तो फिर पेरोक्साइड चाहिए, या तो फिर अल्ट्रावायलेट रे चाहिए। जनरली ये चीज होनी चाहिए। एक बात और भी है, जो हेट्रोलाइसिस होता है यह जनरली उस कंपाउंड के अंदर होता है जो कि नॉन पोलर हो। जो कि कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। तो एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो यदि कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर का मतलब कि जो 2 एटॉम्स आपस में यहां पर जुड़े हुए हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 से बिलो होना चाहिए, यानी कि 0 से 0.7 के बीच होने चाहिए। यहां पर क्या है कि बोथ आर सेम एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये जो दो आप क्लोरीन के एटॉम्स देख रहे हैं, ये दोनों सेम एलिमेंट के एटॉम हैं। यह भी क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करते हैं तो यहां पर डिफरेंस आपको 0 मिलता है। तो इट मींस कि यहां पर जो Cl2 है यह नॉन पोलर है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा होगा वो बराबर होगा, और यह बनाता है Cl प्लस Cl। जो मैंने यहां पर डॉट्स आपको दिखा रखे हैं इसके ऊपर, ये अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, और इसे आप कहेंगे फ्री रेडिकल। इसने क्या बनाया, फ्री रेडिकल। तो ये भी फ्री रेडिकल है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया फ्री रेडिकल्स। दोनों यहां पर इसमें फ्री रेडिकल्स बनाए। जिस समझ में आ गया, ये कहलाता है होमोलाइसिस। अब हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस के लिए आप देख सकते हैं हेट्रोलाइसिस के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर नंबर 2। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हेट्रोलाइसिस, यदि आपकी पकड़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हो जाती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा या नहीं होगा, ये तो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आप बात को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस कितना अधिक करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए हेटेरोलाइसिस में क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया HCl का, तो HCl में भी यहाँ पर क्या है कि H और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग है, लेकिन यह नॉन पोलर नहीं है, यह पोलर है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यह इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यह अपनी ओर ले लेता है। इस बार आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर फिश एरो दिखाया है। एक्चुअली आपको यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि जब भी हेटेरोलाइसिस होता है तो हेटेरोलाइसिस होते समय यहाँ पर कुछ कंडीशन है। क्या? या तो लो एनर्जी चाहिए, या तो सुटेबल कोई रीएजेंट चाहिए, या तो फिर यहाँ पर यह नॉन पोलर होना चाहिए, सॉरी ये पोलर होना चाहिए। पोलर के केस में यह ज्यादा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर आपने लिखा H+ और Cl-, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे किसी न किसी तरीके से रोटी मिल जाए, तो रोटी के प्रति मेरी एफिनिटी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका एफिनिटी ज्यादा होगा, इसलिए यह इसे हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, और इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया। शॉर्ट में जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल लिखना हो तो NU देकर के इस तरीके से नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल जब कभी भी लिखना हो तो आप यहाँ पर E लिख करके इसके ऊपर प्लस लगा दीजिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक बात मैं यहाँ पर और बता दूंगा, आप इस नोट्स में देख लीजिए, ये चीज मैंने मेंशन कर रखा है पेज नंबर 6 के ऊपर। इसमें कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के नाम दिए हुए हैं। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज वाले और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे होगा? ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला समझ में आ गया। न्यूट्रल हम उसको कहते हैं जहां पर ऑक्टेट रूल्स कंप्लीट नहीं हो पाता, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं, मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूं कि BF3, यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो B हो गया, ये F है, यहां पर भी F है, यहां भी F है, इस तरीके से हो गया। या BCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये अलग बात है कि यहां पर बैक बाउंडिंग हो जाता है। इस चीज के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 + 2 + 2 6 हुए। बोरॉन के सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यह क्या चाहेगा? मुझे कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉन मिले, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्लियर हो गया? उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और एक होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से यह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको मैं यहां से रख देता हूं।
क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप आराम से समझ सके कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर ले लिया NH3, मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं। आपने ले लिया PH3, तो भाई नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, फास्फोरस के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है यह अनयूज्ड है, यानी कि यह लोन पेयर अभी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जरूरत पड़ने पर यह अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, जो भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है वह न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वह इलेक्ट्रोफाइल। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यानी कि कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल भी 2 टाइप्स के हो गए और न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप्स के हो गए। अब जाकर के आपका फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो। इसी के साथ साथ आपने ये भी जान लिया नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्योंकि नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में क्या आ गया, एक आ गया फ्री रेडिकल, दूसरा आ गया इलेक्ट्रोफाइल और तीसरा हो गया न्यूक्लियोफाइल। यानी कि आपने साथ के साथ ये भी समझ लिया। अब हम लोग यहां पर चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यहां पर देखिए नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसे हम लोग लिखते हैं SN, और ये SN रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। एक होता है, सॉरी अभी मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है, अभी हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं SN रिएक्शन, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक वाले को SE रिएक्शन। और ये जो SN रिएक्शन है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, जब यहां पर आएंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं मैं यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूं, इसकी अब अपने को कोई जरूरत नहीं है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि आपने यहां पर लिया CH4, आपने इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, यह बनाता है CH3Cl प्लस HCl। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले यहां पर क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि यहां पर जो Cl2 है इसे आपने इस तरीके से लिखा
और यहां पर आपने अल्ट्रावायलेट यानी कि रेडिएंट एनर्जी, आपने इसे रेडिएंट एनर्जी लिया और यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में, और इसे बनाया Cl प्लस Cl, यानी कि दोनों क्या बना यहां पर, फ्री रेडिकल। तो इस स्टेप का नाम होता है चेन इनिशिएशन। इसे क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन। या आप इसे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दोनों नाम क्यों लिया गया है वो समझ लीजिए। आपने यहाँ पर CH3 और ये Cl आपने लिया है, सॉरी H है। इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नो डाउट। और आपने इन दो में से एक फ्री रेडिकल को यहां पर लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया और ये इलेक्ट्रॉन एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा। गौर से देखिए, हाफ फिश एरो मैंने दोनों जगह दिया है। अब यह Cl और ये H इसने बना लिया HCl, और आपको यहां पर मिलता है CH3 और ये बना फ्री रेडिकल। तो चूंकि यहां पर चेन जुड़ भी रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो आप फर्स्ट स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी कर सकते हैं या चेन इनिशिएशन भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, ये सारे किस स्टेप को क्या करते हैं वो आप नोट्स में देख लेंगे, मैं आपको बोल करके बता रहा हूं। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है कि यहां जो आपको फ्री रेडिकल मिला, इसे चेन प्रोपेगेशन कहा जाता है। ये जो CH3 ये फ्री रेडिकल है, और यहां पर क्या है, आपने फिर दोबारा Cl और Cl लिया। अब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और फिर इसने बना लिया यहां पर CH3 Cl, और आपको फिर यहां पर मिलता है एक नया फ्री रेडिकल। और जो स्टेप नंबर थर्ड होता है, स्टेप नंबर थर्ड, इसे कहा जाता है चेन टर्मिनेशन, यानी कि जो फ्री रेडिकल का काम है बनना, अब वो बंद हो जाएगा। कैसे, तो आपके पास एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ये चाहेगा कि हम दोनों आपस में मिल करके यहां पर मॉलिक्यूल बना लें। तो यहां पर Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल यह मिलकर के बना लेता है Cl2। समझ में आ गया? तो ये था अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे चले, बिल्कुल आराम से हर एक चीज को समझते हुए चलना है। उसके बाद हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पर ठीक उसी तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि यहां भी सब्स्टिट्यूट कराना है। आपने यहां पर मान लीजिए कि ले लिया है बेंजीन, और इसे भी आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया।
और यहां पर आपने कैटेलिस्ट लिया है FeCl3, यह बनाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस में यहां पर HCl। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यह तो सिंपली केमिकल इक्वेशन हुआ। मैकेनिज्म स्टेप नंबर फर्स्ट, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना है। और याद रखिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है तो साथ में न्यूक्लियोफाइल ऑटोमेटिक बनेंगे, क्योंकि वहां पर अनइक्वल ब्रेकिंग होगा और अनइक्वल ब्रेकिंग होने के कारण एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो आपके मन में ये सोच रहा, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जी आप यहां पर ये क्यों बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है कि अटैकिंग रिएजेंट यहां से हमें मिलेगा, यह Cl2 है, यहां पर आपने लिया FeCl3। मैंने थोड़ी देर पहले के समय में आप लोगों को बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बता रहा था, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहा था कि यदि इसको यहां पर हाई एनर्जी मिल जाता, अल्ट्रावायलेट रे मिल जाता, पेरोक्साइड मिलता, तो यह बनाता फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन इस बार उस तीन में से इसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट मिलने से क्या होता है, यह बना लेता है FeCl4 माइनस, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा और यह बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए यह बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया। स्टेप नंबर सेकंड, अब हमारे पास यहां पर क्या है, बेंजीन। आपने यहां पर इस बेंजीन को लिया और यहां पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कार्बन के ऊपर जो अटैक करने वाला ग्रुप होता है उसी का हम नाम लेते हैं। तो यहां पर ये प्लस चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन का एक नेचर होता है कि जिस जगह पर, जिस एटम के साथ या जिस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, वो जब उसको छोड़ करके निकलता है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन साथ वाले को दे करके जाता है। तो इसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा और इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो यहां पर आपको मिलता है Cl बेंजीन रिंग और प्लस में H पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरोबेंजीन अपना तैयार हो गया। अब यहां पर स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा कि अभी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर यह जो है H पॉजिटिव है, तो अभी इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि स्टेबल तो ये भी नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर यदि चार्ज हो, चाहे वो चार्ज प्लस का हो या माइनस का हो या फ्री रेडिकल हो, याद रखना है वह अनस्टेबल होता है। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, लेकिन उनकी 4 बेटियां शादी के लिए घर में बैठी हुई है, क्या वो खुश रह पाएंगे? क्या सवाल ही नहीं उठता है। क्या है, टेंशन है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी काफी भूखा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वह भी बेचैन है पेट के लिए।
ऐसी है जिसे कि कोई टेंशन नहीं है, तो चाहे प्लस चार्ज हो वह भी टेंशन है, माइनस चार्ज हो वह भी टेंशन है, या फ्री रेडिकल है वो भी टेंशन है, चाहे वो इंसान हो या केमिकल हो, सभी टेंशन फ्री होना चाहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह भी टेंशन फ्री होना चाहेगा और यह भी टेंशन फ्री होना चाहेगा। देखते हैं कैसे होगा, आ जाइए। FeCl4 माइनस और यहां पर क्या है H प्लस, ये क्या करेगा, कहेगा भैया मैं पहले जैसा था वैसा ही मैं रहना चाहता हूं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, मैंने तेरा एक क्लोरीन लिया था अपना क्लोरीन ले लिया, इसने इस क्लोरीन को बाहर छोड़ दिया और ये तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि H को हाइड्रोजन से ज्यादा एफिनिटी है, यह बना लेगा HCl और FeCl3 सेपरेट हो गया। तो आप ये भी जानते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि रिएक्शन के टाइम में इन्वॉल्व हुआ और प्रोडक्ट बनते बनते हुआ सेपरेट हो गया, तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं कि FeCl3 is not take part in this reaction, therefore it is known as catalyst। इसलिए इसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसने रिएक्शन में हेल्प जरूर किया है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, यदि यह FeCl लिए थे और यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बनकर के ये बाहर निकलता, तब आप कर सकते थे कि इसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अभी तक आपने फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टाइप्स पढ़े। अब बारी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे कि मैंने SN कहा था, वो देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर जो मैंने थोड़ी देर पहले SN1 और SN2 के बारे में आपको बताया था, SN1 और SN2, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये प्लस 2 में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपने यहां पर SN1 लिखा, यहां पर SN2 लिखा। पहली बात, जो SN1 होता है, तो SN1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्लस 2 के आपके केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, और ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है कि वह रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में हो जाए। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जिसका रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो, और यह सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और सेकेंड ऑर्डर का होता है कि वह रिएक्शन जो कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह हो गया
कि इसका जो रिएक्शन है केवल एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये जो रिएक्शन है दोनों स्पेसिफिक यानी कि जो दो रिएक्टेंट्स हैं दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर 2, इट इज कंप्लीटेड इनटू वन एंड टू स्टेप्स। इट इज completed into two steps। याद रखना है, वन है तो 2 स्टेप और 2 है तो 1 स्टेप। इट इज completed in only one step। यह केवल एक स्टेप में कंप्लीट होता है। यहां पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर देखें, जो टर्सरी होगा SN1 टर्सरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में उससे कम होगा, और प्राइमरी में नहीं के बराबर होते थे। आप यहां पर ये याद रखेंगे कि SN1 रिएक्शन टर्सरी में होगा और सेकेंडरी में होगा, प्राइमरी में इतना कम माना जाता है जिसे कि आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं। लेकिन यदि SN2 की बात करें तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी में होगा, और टर्सरी में सबसे कम होता है। तो इसके लिए आप ये दो चीज याद रख सकते हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई कंपाउंड का नाम दे दिया, वहां पर कुछ रिएक्शंस लिख दिया गया और पूछ दिया गया कि बताइए ये फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर SN1 हो रहा है, ये SN2 हो रहा है, तो आप इन दो बातों से पकड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि चलिए वो मैं ये क्वेश्चन उठा लूंगा तो सही समझ में आ जाएगा। ऑर्डर तो आप ये पूरा ही लिखेंगे, इसके लिए भी आप ऑर्डर ये पूरा लिखेंगे। और यहां पर क्या होता है, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहां पर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, और यहां पर फोर्थ नंबर में रेसमिक होता है। तो SN1 जो होता है ये रेसमिक होता है, इसमें रिटेंशन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। रेसमिक को समझने के लिए आपको ऑप्टिकल आइसोटोपिज्म समझना पड़ेगा। जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोटोपिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां पर जाकर के ये कांसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये फिर मैं आपको +2 का हाइलो एल्केन्स और अरेन्स पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं ये चीज आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये तो मैंने इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताया। अब हम लोग यहां पर चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और याद रखना है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यह सैचुरेटेड फॉर्म में होगा। सैचुरेटेड फॉर्म का मतलब कि यहां पर जो भी कंपाउंड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पर वह पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि आपको यहां पर दिया गया है CH3, यहां पर भी CH3, और यहां पर आपको दिया गया है Cl, और रिएक्ट कराया जा रहा है NaOH या फिर KOH एक्वस सॉल्यूशन के साथ। इसका जो प्रोडक्ट बनता है CH3, यहां पर CH3 और OH प्लस में Na
रिएक्शन हो रहा है, यह हो रहा है SN1। यहां पर क्या हो रहा है, SN1। क्यों हो रहा है अभी पता लग जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जो SN1 होता है इसका रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें यहां से OH लेना है, NaOH, यहां पर Na प्लस OH माइनस, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर टू, इसमें मैं यहां पर A लिख रहा हूं। यहां पर CH3 यहां पर CH3 और ये Cl। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और यहां पर CH3 और इसने बनाया कार्बोकेटाइन और Cl माइनस। याद कीजिए कि जिस समय मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था और इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था कि यदि यहां पर टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो इसके लिए इस क्लोरीन को निकालना आसान होगा, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, यहां भी दे रहा है, तो यहां पर प्लस चार्ज हो जाएगा छोटा। ठीक है, अब जब ये कार्बोकेटाइन बना तो ये हुआ स्टेप फर्स्ट, जो मैंने SN1 के लिए कहा था कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, वो इसके बारे में मैंने कहा था, ना कि ये जो मैं लिख रहा हूं इसके बारे में। ये A और B के बारे में मैंने बात किया था। CH3 यहां पर प्लस है और यहां से न्यूक्लियोफाइल इसको मौका मिला है, बिल्कुल रास्ता खाली है, ये आराम से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब मान लीजिए कि आप रात में दरवाजा खुला छोड़ दें तो चोर को तो मौका मिल जाएगा ना, आएगा, इत्मीनान से सामान समेटेगा और चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, दरवाजा खुला हुआ है, इधर से आया, कोई रुकावट नहीं है, स्मूथली, और इसने यहां पर बना लिया CH3 और यहां पर हो गया OH। तो क्या हुआ, रिटेंशन। यानी कि जिस जगह को इसने छोड़ा था उसी जगह पर ये आ गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, और स्टेप नंबर थर्ड, ये तो 1 2 3 मैं इस कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, और जो मैंने कहा था कि SN1 इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, वो इसके बारे में मैंने बताया था। दोबारा मैं बोल रहा हूं, जो मैंने कहा था कि SN1 इज कंप्लीटेड इनटू मेनली 2 स्टेप्स, तो वो A और B के बारे में मैंने बात किया था। अब यहां पर क्या होगा, थर्ड में यहां पर होता है कि आप देख लीजिए कि आपके पास यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है और यहां जो क्लोराइड आयन मिला, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, NaCl। शायद यहां पर दिखाई ना पड़े, उस बात को मैं यहां पर नहीं बोलता हूं। स्टेप नंबर थर्ड, यहां पर आपने लिया Na प्लस Cl माइनस और इसमें बना लिया NaCl। कोई डाउट? तो इस तरीके से आपका
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन के ऊपर। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी उसी तरीके से 3 टाइप्स के होंगे। एक होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और थर्ड नंबर में हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, 3 टाइप्स के। तो हम लोग यहां पर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐड तो तब होगा जब मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो ये याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। एडिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो। तो मैं यहां पर ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने यहां पर ले लिया HCl, इसने बना लिया CH3 CH2Cl। अब उसी तरीके से इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म, स्टेप नंबर फर्स्ट, HCl, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर, H+Cl-। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए। अब यहां पर कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। यदि ये कंपाउंड है तो क्या मर्जी यहां पर कहीं पर H जुड़ जाए, कहीं पर Cl जुड़ जाए, इसमें उतना फर्क का पता नहीं लगता है। इसके बाद में कोई दूसरा एग्जांपल उठाऊंगा तो आपको पता लगेगा। स्टेप नंबर सेकंड में ले लीजिए। आपने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और यहां पर H+। अब यहां पर क्या होगा, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो यह अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? इसे भूख ज्यादा है, इसे इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। इस कंडीशन में यदि यहां पर कोई दूसरा कंपाउंड होता, थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर आपको समझाने के लिए बताता हूं। यदि आपके पास यहां पर CH3 होता, CH डबल बॉन्ड CH2 होता और यहां पर H+ होता, तो यह यहां पर अटैक कर सकता था, यहां पर अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता?